नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 50 प्रश्नों के वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर आते हैं। चाहे वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्ज़ाम जो आयोजित होते हैं। इसके साथ साथ पुलिस में चाहे वो यूपीपी हो, पुलिस हो या आपका एसएससी जीडी हो, तथा पैट के अंतर्गत आयोजित होने वाले एग्ज़ाम, लेखपाल, वीडियो जैसे एग्ज़ामों में ये प्रश्न बहुत से बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक 50 प्रश्नों का एक कैप्सूल आपके लिए बनाया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह कहा जाता है, इसके लिए हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को और अल्प प्राण को। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो आयोगवाह जो होता है वो अंग और आहा को हम आयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अंग और आहा जो होगा आपका वो विसर्ग की श्रेणी में। अंग और आहा, अंग होता है अनुस्वर और आहा हो गया आपका विसर्ग। तो ये दोनों जो वर्ण हैं ये आयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। महाप्राण की बात करते हैं तो कोई कंठ, ताला, मूर्धन, दंत, ओष्ठ में से ये सेकंड और फोर्थ जो वर्ण होते हैं यो आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, और तीनों श और हा ये महाप्राण में आते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है छत्रक, ज्ञा और श्रवण वाला श्रा, और अल्प प्राण में आपका कंठ, ताला, मूर्धन, दंत, ओष्ठ में से पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तथा आपका जो अंतस्थ होता है या रा ला वा, जैसे ऊष्म महाप्राण है तो अंतस्थ जो है ये अल्प प्राण है। तो अगर आयोगवाह में देखते हैं तो केवल ए ऑप्शन ऐसा है, अंग और आहा जो है वो आयोगवाह की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों बढ़ते हैं कि अत्युक्ति में उपसर्ग है। अत्युक्ति में उपसर्ग है अधि, दुर, अति, ऊन। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो अति होगा, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो सेकंड का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? पहले तो आपको ये पता विद्यार्थियों होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। योग रूढ़ शब्द ध्यान से सुनिए क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, किंतु अपना समान अर्थ छोड़कर जब कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं उन्हें हम योग रूढ़ी शब्द कहते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन देखते हैं: विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज। साथियों देखते हैं कि पंकज जो डी ऑप्शन है ये सही है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंख और जा। पंख होता है कीचड़ और जा होता है उत्पन्न होना। ठीक है, पंख है कीचड़ और जा है उत्पन्न होना। तो जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसको आपने पंकज कहा। अब बात यह है कि इसका भावार्थ क्या है, कीचड़ में क्या क्या उत्पन्न होता है। तो आप देखते हैं कि कीचड़ में बेटा काई भी होता है, सिंघाड़ा भी होता है, लेकिन इसका अर्थ हमने काई या सिंघाड़ा ना लेकर एक विशेष अर्थ लिया है कमल, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। और योग रूढ़ शब्द को ही हम यहाँ तक कि बहुब्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं कि लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय जानते हैं, जो शब्द के अंत में लगा होगा उसे हम प्रत्यय कहेंगे। तो इसमें कहते हैं लौकिक। इक जो होगा ये इसमें प्रत्यय होगा। तो फोर्थ का साथियों डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर आप बढ़ते हो, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा में 4 ऑप्शन है: अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो इसका डी ऑप्शन जापानी सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। क्या आदत नहीं है भाई मेरी? ये 4 ऑप्शन है: हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाक चने चबाना और पत्थर की लकीर खींचना।
तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुत सारे एग्जाम जो वनडे होते हैं उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो हमने लिखा है कि किसी के सामने डॉट, मतलब इसमें पहला ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा हाथ फैलाना, तो 6 का ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अविकारी शब्द क्या होता है। अब बात ये आती है, पहले तो डेफिनेशन की बात करें कि अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके मूल शब्द में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसी को हम लोग अव्यय भी कहते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो अपरिवर्तनशील हो उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लालटेन शब्द किस वर्ग में आता है। लालटेन में 4 ऑप्शन दिए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो लालटेन जो है ये एक विदेशज शब्द है, दूसरी भाषा का है, तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः शब्द के 2 प्रकार होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। सार्थक और निरर्थक ये 2 शब्द होते हैं। अब सार्थक शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है 10 कि निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी, पूड़ी, नदी। तो साथियों इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो पानी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो दही जो है आपका ये पुल्लिंग है, तो ए का बी ऑप्शन सही है। कारक के कितने भेद होते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। ये कौन कौन से भेद होते हैं साथियों, आपको बता दूं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो हरे। ये 8 प्रकार के कारक होता है। बस याद रखिएगा करण और अपादान से में जो होता है अंतर है, अपादान होता है किसी को अलग करने के अर्थ में। बहुत सारी डिटेल से कारक जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस पंक्ति में कौन सा कारक है। अब देखते हैं, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो आप बात करिए कि किसको भगाया, तो आपको कर्म मिल जाएगा। तो इसका कर्म कारक होगा साथियों, इसमें इसका डी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों कि जातिवाचक संज्ञा है। 14 क्वेश्चन कहता है कि जातिवाचक संज्ञा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। 15वां क्वेश्चन कहता है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो आपका सी ऑप्शन है महाधन आशय वो सही होगा। आप देखते हैं कि महाधन आशय में आपकी दीर्घ संधि होगी, क्योंकि दीर्घ संधि होती है अकह सवर्णे दीर्घा। यदि प्रथम शब्द के अंत में आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में उसी के समान कोई वर्ण होता है तो दोनों वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं महाधन आशय में दोनों वर्ण आ है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि का संधि विग्रह करेंगे साथियों तो होगा इति धन आदि। इति धन आदि में आप देखें ई और आ मिलकर या बना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यण संधि होगी इति धन आदि। ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है। इसको हमने आपको ये अयादि संधि में पढ़ाया है। इसकी क्लास संधि की अगर आपने ना ली हो
तो हमारे YouTube चैनल अभी क्लासेस कानपुर पर जाएं, वहाँ पर हिंदी की पूरी एक हमने संधि में सीरीज़ दी है, एक एक संधि को बहुत डिटेल से पढ़ाया है, उसको आप ज़रूर देख लें तो आपको संधि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। अकाल पीड़ित का अगर विग्रह करेंगे तो आएगा अकाल से पीड़ित। अब अकाल से पीड़ित कौन सा ऐसा कारक है जिसमें आपका कौन सा ऐसा कारक है जिसमें ऐसे समास में कारकों का प्रयोग होता है। तो साथियों तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग होता है। तो अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित मतलब इसमें जो होगा वो सी ऑप्शन तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो तीन है नेत्र जिसके, अर्थात अन्य पद प्रधान हो गया, अर्थात इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, इसका बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पत्ता, चिट्ठी, कागज, पुष्प। तो साथियों इसका सी ऑप्शन जो है कागज सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं कि उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन की बात करते हैं तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, अमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन किसी भी काम के नहीं है, ये हमेशा चेक कर लिया करिए कि किससे आंसर मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि उन्मूलन का विलोम जो होगा उल्टा होगा रोपण, क्योंकि आपके पास जो बी ऑप्शन है वो निमीलन जो है वो उन्मीलन का विलोम होता है, इसलिए 20 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। एक ऑप्शन है पयोधि, जलद, जलधि, वारिधि। आप देखते हैं कि तीन ऑप्शन ए, सी और डी में हमने धा का प्रयोग किया है। जब धा का प्रयोग किया है मतलब पयोधि, जलधि, वारिधि। वारिधि धा का मतलब होता है धारण करना। आपको पता है साथियों कि समुद्र जो है वो पानी को धारण कर लेता है, खजाना होता है पानी का, इसलिए इसमें धा जो होगा वो धारण के अर्थ में होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, जलद। जलद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये बादल का पर्यायवाची है, क्योंकि बादल जो है वो पानी को देता है। जल धन दा, जल को देने वाला बादल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अगला है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। वाह भाई वाह, क्या बात है। मुहावरे का अर्थ है कि छोटी शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर देखना। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ये चार ऑप्शन दिए हैं साथियों, इसमें से जो ऑप्शन होगा कवयित्री, सी ऑप्शन शुद्ध वर्तनी होगी। अगला ऑप्शन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। सेम क्वेश्चन है वर्तनी से रिलेटेड, तो इसमें जो 24 का सी ऑप्शन पूजनीय होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है आप देखते हैं। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। हमेशा श्रद्धा रखी जाती है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा साथियों वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने के लिए एक शब्द है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से जो डी ऑप्शन है इसको अंतेवासी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो लिखा है कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है।
कृतज्ञ होता है जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। अर्थात इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, गाने में कभी भी कसरत नहीं की जाती, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं कि इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि कौन सा वाक्य सही है। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो आप देखते हैं कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज और रात। तो आप देखते हैं कि तत्सम जो रात का होता है वो रात्रि होता है। तो 30 का डी क्वेश्चन साथियों सही होगा। ऊधो का लेना ना माधो का देना। क्या बात कही है भाई मुहावरे में। ऊधो का लेना ना माधो का देना, मतलब अपने काम से काम रखना। तो इसका ए ऑप्शन जो साथियों वो सही होगा। 31 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। महाश्वेता की बात करते हैं, 4 ऑप्शन लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता। तो साथियों महाश्वेता जो है इसको हम लक्ष्मी जी को महाश्वेता कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि ऋजु का विलोम है। ये 4 ऑप्शन है, सीधा, सरल, त्रिकोण और वक्र। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वक्र सही होगा। अगला 34 क्वेश्चन है कि कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो 34 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होता है। तो साथियों कारण के अभाव में भी जब कार्य होता है वहां विभावना अलंकार होता है। कारण के अभाव में भी जब कार्य होता है वहां विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, बिनु पद चलें सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना। कारण के अभाव में भी कार्य है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या क्या होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है इन 4 ऑप्शन में से हमारा जो डी ऑप्शन होगा चौपाई में 16 होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा हिंदी का विकास जो हुआ था वो सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ था। तो 37 का ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले वो साथी जो हमारे YouTube चैनल में नए हो और वो साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, स्टडी विद अवी सर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहें। अभी बहुत सारे सब्जेक्टों के आपकी प्रैक्टिस सेट हम यहाँ इसी चैनल में लेकर आएंगे और अभी क्लासेस चैनल में आपको जो भी क्लासें होंगी वीडियो वाली वो भी टॉपिक बाय टॉपिक आपको डाली जा रही हैं, उनको आप ध्यान से देखते रहें और हर टॉपिक को बहुत गहनता से देखें। कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट्स के द्वारा अवगत ज़रूर कराएं, तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम लोग ज़रूर निदान करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप के
संपादक में 4 ऑप्शन दिए हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अखिलेश। तो आप जानते हैं साथियों, चारों ऑप्शन में से हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। चारों ऑप्शन पे ध्यान जरूर दिया करिए। जैसे हिंदी प्रदीप के संपादक अगर बालकृष्ण भट्ट थे तो प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा पत्र निकाला? आपको पता है साथियों कि प्रताप नारायण मिश्र ने जो है वो ब्राह्मण नामक पत्र निकाला था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मतवाला और समन्वय जैसा पत्र निकाला। तो अखिलेश जी ने आपका पत्र निकाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? अनाम दास का पोथा जो है वो सी ऑप्शन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके सही आंसर है। तो सी ऑप्शन साथियों सही हो गया। अगला प्रश्न है कि आपसे सादर है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारे। ठीक है, तो इसके बेटा 4 ऑप्शन है, अनुरोध, अनुग्रह, अभिलाषा और आपका डी ऑप्शन है विनय। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा कि अनुरोध, आपसे सादर अनुरोध है, तो 40 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है, कैसा हो सकता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो बी ऑप्शन है कि आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 42 की निस दिन बरसत नैन हमारे पंक्तियां किसकी हैं? तो साथियों इसका ए ऑप्शन जो होगा सूरदास सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सी ऑप्शन जो है मद्रास में इसका मुख्यालय है साथियों। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आपका हिंदी साहित्य का 9वां रस किसे माना गया है? तो 9वां रस साथियों शांत रस को माना गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। सर्वाधिक फिल्में बनाने वाली बोली है, तो इसका सर्वसम्मति से एक ही आंसर होगा भोजपुरी, ए ऑप्शन सही है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है। आप देखते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो की थी वो अवधी भाषा में की थी साथियों, और इसमें 7 कांडों का उल्लेख है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से दिया है तद्भव, सत्तम, देशज, विदेशज। तो इसका तद्भव जो होगा आंसर सही होगा। ढपोर, ढपोर शंख का अर्थ क्या है? बहुत सारा ये कहते हैं अरे तुम तो ढपोर शंख हो, है ना। बहुत सारी आपने जब क्लासें पढ़ी हैं इन एकेडमिक में, इंटर हाई स्कूल में, तो ये ढपोर शंख जरूर सुना होगा। तो इसका अर्थ आज समझ लो साथियों, ढपोर शंख मतलब कोई होशियार नहीं होता, बेवकूफ होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साथियों कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो आप 3 ऑप्शन देख रहे होंगे, मत्स्य, मीन, सफरी, ये होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जलोदरी सही ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन है दीर्घायु का विलोम, चिरायु, है ना, आपका अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। तो दीर्घायु का जो ऑप्शन होगा वो आपका अल्पायु होगा। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो साथियों आज आपने देखा कि हमने 1 से 50 उन प्रश्नों को लिया जो हिंदी व्याकरण और थोड़ा बहुत साहित्य से रिलेटेड थे क्वेश्चन। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। नई वीडियो में आपका अभी सर फिर एक धमाकेदार क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए साथियों गुड बाय।